चलिए शुरू करेंगे आज हम लोग योजना आयोग के बारे में। ठीक है, इसके पहले जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा ये सब आप लोग पता है कि यूनिट 10 के बारे में हम लोग अभी मुख्य रूप से पढ़ रहे हैं। MPPSC वैसे आमतौर पे देखा जाए तो यूनिट 10 जो है ना लगभग UPSC के अंदर का ही पूरा है। ठीक है, क्योंकि जितने आयोग यूनिट नंबर 10 में दिए गए हैं आप लोगों को वो सारे आयोग UPSC में भी हैं, चाहे वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं आप, चाहे प्रीलिम्स में कर रहे हैं, किसी अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको वो काम पड़ेंगे। पर मुख्य रूप से हम लोग यहाँ पे किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं, यूनिट नंबर 10 MPPSC के लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है ना, शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे आयोग पढ़ा, जिसमें हमने केंद्रीय सूचना आयोग पढ़ लिया, सतर्कता आयोग पढ़ लिया, इनका मध्य प्रदेश का वर्जन भी हम लोगों ने देख लिया है। कैग के बारे में, UPSC निर्वाचन आयोग, इस लगभग हमारे बहुत सारे आयोग हो चुके हैं। आज जिस आयोग को हम पढ़ेंगे उस आयोग का नाम है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। यही नीति आयोग जो कि पहले था योजना आयोग। सबसे पहले तो हम लोगों को पढ़ना है योजना आयोग के बारे में, और इस योजना आयोग के बाद जो नीति आयोग बना उसको हम समझेंगे। क्योंकि आज की क्लास आप लोगों की मुख्य रूप से मेंस की क्लास है, तो मेंस में आपको यहाँ से इतने सारे सवाल देखने को मिलेंगे। प्रीलिम्स में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मेंस में भी इतने सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे कि आप सोचेंगे कि कितने सारे बातें हैं। ठीक है, मुख्य रूप से सबसे पहले समझना है हमें दोनों आयोग को। नीति आयोग जो कि बाद में 2015 में बना, उसके पहले योजना आयोग था। यही योजना आयोग को खत्म करके बनाया गया नीति आयोग। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि योजना आयोग को खत्म क्यों किया गया। खत्म करने के बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि योजना आयोग बनाया क्यों गया। ये भी तो पता होना चाहिए कि योजना आयोग को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ गई, और अगर योजना आयोग को बनाया गया तो कब बनाया गया, किस लिए बनाया गया, और कौन कौन से उसमें मुख्य तत्व हैं जो आपको पेपर की दृष्टि से पता होना चाहिए और आपके नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले योजना आयोग के बारे में। मुख्य रूप से तो दोनों पढ़ना है, पर सबसे पहले जानेंगे हम किसके बारे में, योजना आयोग के बारे में। ठीक है, आप लोग सब जानते हैं कि देश में सरकारें बदलते रहती हैं। कभी कांग्रेस की सरकार, तो कभी BJP की सरकार, तो कभी कोई सरकार, तो कभी कोई सरकार। मुख्य रूप से तो कांग्रेस BJP ही चलेंगी, आगे चल के भी चलेंगी, हो सकता है आम आदमी पार्टी भी आ जाए। तो सरकारें बदलते रहती हैं और प्रत्येक सरकार का ये दायित्व होता है कि वो अपने देश की जनता के लिए, विकास के लिए, उनके संवर्धन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए क्या बनाए, योजना बनाए। और ना सिर्फ योजना बनाए बल्कि देश में उसे लागू भी करे। हर सरकार का उद्देश्य होता है और हर सरकार को करना पड़ता भी है। ऐसी कोई सरकार नहीं होगी, ये कहना एकदम गलत कहलाता है कि किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो कांग्रेस की हो, BJP की हो, आम आदमी पार्टी की हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस की हो, कोई भी सरकार हो, अकाली दल की हो, जो भी सरकारें रहीं, हर सरकार ने लोगों के लिए, जनता के लिए, उनके हित के लिए कुछ ना कुछ काम किया है। और काम करने के लिए उनको क्या बनाना पड़ता है, सबसे पहले योजनाएं तैयार करना पड़ता है। वही योजनाओं के माध्यम से वो जनता के बीच में अपनी चीज़ों को पहुंचाते हैं, अपनी सुविधाओं को पहुंचाते हैं, जिससे जनता को सरकार द्वारा दिए गए लाभ की प्राप्ति हो। तो कहीं ना कहीं हम ये बात समझ पा रहे हैं कि जनता के विकास के लिए गवर्नमेंट को योजना तो बनाना पड़ता है। अब चूंकि गवर्नमेंट के पास केवल योजना बनाने का काम नहीं है, बहुत सारे काम भी हैं। तो जब गवर्नमेंट को इस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है कि हमें कोई ना कोई योजना तैयार करना है, तो उसके लिए समय समय पे गवर्नमेंट ने कभी आयोग बनाया, कभी समितियां बनाई, कभी संस्था बनाया, कभी किसी बड़े से इंस्टीट्यूशन का गठन कर दिया कि भैया एक काम करो, आप ये काम करना, कभी योजनाएं ही बना डाला। तो अलग अलग समय में ज़रूरत के हिसाब से गवर्नमेंट ने किया। ठीक है, ऐसे ही ज़रूरत के हिसाब से हमें एक समय ऐसा लगा कि देश के लिए, संपूर्ण देश के लिए योजनाओं को बनाना, कंटिन्यू वे में बनाना, ना केवल बनाना, हर बार उसको बनाने के लिए कोई ना कोई संस्था होनी चाहिए। और उस संस्था का गठन करना भी अनिवार्य हो गया एक समय। जब ये संस्था के गठन करने की ज़रूरत महसूस होने लगी, तो इसी ज़रूरत को कार्यान्वित करते हुए आप देखेंगे 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। इसका मुख्य रूप से जो काम था, देश में जनता के विकास के लिए,
हमारे देश में उपस्थित संसाधनों का उपयोग करते हुए हम क्या क्या योजनाएं तैयार कर सकते हैं। कुल मिला के योजनाओं का खाका तैयार करना और उस खाका वाली योजना को तैयार करके उसमें संसाधनों का भी वितरण करना कि ये योजना बनी शिक्षा के लिए, इसमें इतना बजट लगेगा, इसको ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इसमें ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये सुविधा है, वो सुविधा है। ये सारी चीज़ें बनाने का काम करता था योजना आयोग। आप देखेंगे हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं बनी, कुछ वार्षिक योजनाएं भी बनी जिनको हम अनवरत योजनाएं भी कहते हैं। ये सारी योजना बनाने का काम किसने किया था? योजना आयोग ने किया था। और योजनाओं को बनाने के लिए ही, जिसका संबंध सीधे देश के विकास से है, सीधे जनता के विकास से है, जिसका संबंध सीधे देश में उपस्थित संसाधनों का उपयोग करते हुए भविष्य की नियोजन को तैयार करते हुए चीज़ों को तैयार करना, योजनाओं को तैयार करने का काम था। परंतु योजना आयोग केवल योजनाएं बनाता था और बना के योजना की सिफारिश करता था गवर्नमेंट से, सरकार से। पूर्ण रूप से उस योजना को लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये निर्णय लेने का अधिकार अभी भी किसके पास था? केंद्र सरकार के पास। योजनाओं को बना तो देता था कौन? योजना आयोग, परंतु उसको लागू करने का अधिकार भी किसके पास था? केंद्र सरकार के पास। तो कहीं ना कहीं ये केवल क्या था? एक प्रकार का परामर्शदात्री निकाय हुआ, केवल सिफारिश कर सकता था। सिफारिश करने के साथ साथ उस योजना का बजट भी तैयार कर देता था। उसके लिए कौन कौन सी मशीनरों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन सी ज़रूरतें पड़ेंगी, कौन कौन से संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन से सोर्सेस लगेंगे उसके लिए, ये सब कुछ निर्धारित करके कंप्लीट रूप से एक खाका तैयार कर देता था योजना आयोग। परंतु अंतिम रूप से उसमें निर्णय लेने का काम अभी भी केंद्र सरकार के पास था और उसको लागू करने का काम अभी भी केंद्र सरकार के पास था। ये था एक योजना आयोग। एक ओवरव्यू मैंने आपको इसका योजना आयोग का बताया। अब समझेंगे कि हमारे यहाँ योजना आयोग को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले चलेंगे हम योजना आयोग के भी पहले आप देखेंगे 1929 में मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। वर्ष 1929 में, वर्ष 1929 की बात है। संपूर्ण देश में आप देखेंगे अकाल लग गया। संपूर्ण देश में नहीं, संपूर्ण विश्व में आप देखेंगे अकाल। अकाल को आप एक वर्ड और कह सकते हैं कि लगभग महामंदी का दौर आ गया। ये चारों तरफ हाहाकार मच गया, गरीबी आ गई, अचानक से संसाधनों की कमी हो गई, देशों में रिसोर्स खत्म हो गए, महंगाई बहुत उच्चतर लेवल में चली गई। कुल मिला के महामंदी का दौर आ गया। और जब महामंदी आती है तो अकाल की स्थिति पैदा होने लगती है। 1929 के समय में पूरा विश्व जूझ रहा था महामंदी से। 1929 की मेरे ख्याल से कोरोना के बाद अगर सबसे बड़ी महामंदी देखा जाए तो 1929 की ही महामंदी थी, जिसको बड़े बड़े देश सह नहीं पाए और इस महामंदी के कारण बड़े बड़े देश टूट भी गए। क्योंकि अकाल एक ऐसी स्थिति है बेटा कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बड़ी बड़ी सरकारों को झुकना पड़ जाता है, और कोई गवर्नमेंट झुक जाती है केवल जनता के हित के लिए तो कहीं ना कहीं वो अपने संसाधनों का क्या करने लगता है? वो बंटवारा करने लगता है, उसको शेयर करने लगता है। और जब संसाधनों का शेयर होना शुरू हो जाता है तो देश की आर्थिक स्थिति स्वाभाविक सी बात है गिरना शुरू हो जाती है। तो महामंदी के समय में आप देखेंगे संपूर्ण विश्व इस महामंदी से लड़ रहा था 1929 के समय में। पर एक देश था जिसका इस महामंदी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा उस पर। एक देश ऐसा था जिसका 1929 की महामंदी का कोई भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ा, और उस देश का नाम था सोवियत संघ, जिसको वर्तमान में आज क्या जानते हैं आप? रूस के नाम से जानते हैं। सोवियत संघ एक ऐसा देश था जिसके ऊपर 1929 की महामंदी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। सारे देश भूखमरी से मर रहे हैं, पर यह देश बढ़िया इत्मीनान से खा रहा पी रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जब सारे देशों ने देखा कि रूस में ऐसा क्या हो गया, सोवियत संघ में ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जिसके कारण से इसके ऊपर महामंदी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, भारत ने भी इस बारे में पता किया। और जैसे जाके पता किया तो हमें ये पता चला कि रूस में उस समय नियोजन के लिए गॉस प्लान चलता था। नियोजन के लिए गॉस प्लान चलता था। क्या है गॉस प्लान और क्या है नियोजन? सबसे पहले दोनों चीज़ों को समझो।
नियोजन का तात्पर्य ये है कि आज वर्तमान में तो आपके पास चीज़ें ठीक है, आपके पास संसाधन है, आपके पास पैसा है, रुपया है, आपके पास सब कुछ है, पर क्या गारंटी है कि भविष्य में भी ये चीज़ आपके पास उतनी ही रहे जितनी आज है? आपके पास जो चीज़ें आज हैं, क्या गारंटी है कि भविष्य में आज जितना ऑयल आपके पास है भविष्य में ये ऑयल उतना ही रहे आपके पास? तो हमारे देश में जैसे जैसे ऑयल की कमी आने लगी है तो हमने सोलर एनर्जी का काम शुरू कर दिया, विंड एनर्जी का काम शुरू कर दिया, बैटरी वाली चीज़ें उपयोग करना शुरू कर दिया। तो चीज़ें, संसाधन क्या होते हैं, धीरे धीरे करके घटते जाते हैं। तो नियोजन का तात्पर्य ये होता है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए, वर्तमान के संसाधनों को देखते हुए भविष्य की रूपरेखा तैयार करना, ताकि भविष्य में इन संसाधनों के कारण, इन स्थितियों के कारण कभी कोई दिक्कत ना आ जाए। इसे कहा जाता है नियोजन। नियोजन का सीधा सीधा तात्पर्य आप ये कह सकते हैं कि वर्तमान की संसाधनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए एक रूपरेखा तैयार करना, एक योजनाएं तैयार करना, ये कहलाता है आपका नियोजन। और इसी नियोजन के प्रारूप को लागू करके रखा था कहाँ पे? रूस ने, एक गॉस प्लान के रूप में। गॉस प्लान भी एक ऐसा प्लान था उनके यहाँ पे कि जो भविष्य की रूपरेखा तैयार करके चलता था कि भविष्य में हमारे यहाँ कभी कोई अकाल आ जाए, उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पूरा देश का विकास ही उन लोगों ने छोटी छोटी योजनाओं को लागू करके ही किया। और वो जो छोटी छोटी योजनाएं बनाई गई थी, जो प्लान्स बनाए थे उन लोगों ने अपने देश को विकास करने के लिए, वही प्लान थे आपके गॉस प्लान। जब देश को पता चला, भारत देश को पता चला गॉस प्लान के बारे में, तो उन्हें भी ये व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। कभी भी देखना आप, किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर कोई अच्छाई आपको देखने को मिलती है तो आप उसकी अच्छाइयाँ स्वीकार कर लेते हैं, भले ही वो कितना भी बुरा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो बुरा भले ही हो, परंतु उसके अंदर कोई अच्छी बातें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, तो आप उससे वो अच्छी चीज़ों को क्या करते हैं? स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे ही भारत ने, रसिया जैसा भी देश था, हमें उससे मतलब नहीं, पर रसिया की हमें एक व्यवस्था बहुत अच्छी लगी तत्कालीन स्थिति में। उस व्यवस्था का नाम था गॉस प्लान। जैसे ही हमें गॉस प्लान के बारे में पता चला तो हमने भी सोचा कि हमारे देश में भी भाई जो स्थिति आज अचानक आ गई थी, जिसके कारण हमारी कमर टूट गई, भविष्य के लिए कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो उसके लिए भी हमारे पास भी कोई ऐसी योजना तैयार होना चाहिए, कोई प्लान ऐसा तैयार होना चाहिए जो इन स्थितियों से निपटने में हमारी मदद करे। 1929 में हमने इस चीज़ को सीखा और उस समय आप जानते हैं कि हमारे यहाँ ब्रिटिशों का शासन चल रहा था। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमारा जो देश था वो क्या था? ब्रिटिश इंडिया था। इसी समय वर्ष 1930 में रूस के गॉस प्लान से शिक्षा लेते हुए, उससे थोड़ा सा प्रभावित होते हुए 1930 में ही ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत, उस समय हमारा भारत स्वतंत्र नहीं था, 1930 में ही ब्रिटिश इंडिया के समय से ही हमारे यहाँ योजना बनाने का काम शुरू कर दिया गया। योजना बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया। इसका तात्पर्य ये हुआ कि केवल देश के विकास के लिए नियोजन के प्रारूप को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में जनता के लिए योजना बनाने का काम पहली बार कब किया गया? वर्ष 1930 में। और वर्ष 1930 में जब पहली बार हमारे देश में योजना बनाने का काम शुरू किया गया, उस समय हमारा देश ब्रिटिश इंडिया कहलाता था, ब्रिटिश कालीन भारत था। देखो, अंग्रेज़ों ने ना केवल हमारे देश में शासन किया है, बल्कि हमारे देश को बहुत ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें भी देके गए हैं जो कि हम शायद नहीं होते, अगर हम उनके गुलाम नहीं होते तो शायद आज हमारे पास वो चीज़ें होती भी नहीं। आज आप शिक्षा देख लो, इतनी बेहतरीन शिक्षा हाँ अगर हम देखें तो वो अंग्रेज़ों से ही हम लोगों ने लेके बैठे हुए हैं। जब अंग्रेज़ नहीं आए थे तो हमारा देश कभी साक्षर नहीं होता, और आज भी नहीं होता, शायद आज भी नहीं होता। अंग्रेज आए, उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को लेके आए, वेस्टर्न कल्चर के साथ साथ उन्होंने वेस्टर्न शिक्षा को लेके आए, वेस्टर्न एजुकेशन को लेके आए, हमारे यहाँ देश में लोगों को जीने के तरीके सिखा के गए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देके गए हैं। लेके तो भले ही बहुत कुछ गए, पर देके भी तो गए हैं। तो उसी समय में ब्रिटिश इंडिया ने देश के विकास के लिए आप देखेंगे योजना बनाने का काम शुरू कर दिया। ना केवल 1930 में योजना बनाने का काम शुरू किया, बल्कि आप देखेंगे 1944 से लेकर 46 के बीच में इन्होंने इसी योजना को और बेहतरीन तरीके से बनाने के लिए एक योजना बोर्ड का भी गठन किया। योजना बोर्ड का भी क्या कर दिया इन लोगों ने? गठन कर दिया।
1944 और 46 के दरमियान। इस योजना बोर्ड का काम था कि देश के विकास के लिए ये भी क्या बनाए, योजना बनाए। ध्यान किसका रखेगा, ये केवल नियोजन के प्रारूप का, कि हमें संसाधनों का उपयोग भी करना है, पर ऐसा उपयोग करना है कि भविष्य में आने वाली जनरेशन को भी संसाधन का उपयोग मिल सके। नियोजन का मतलब यही होता है कि वर्तमान में आप केवल उतना ही ऑयल खर्च करें जितना आपको ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप खर्च कर दोगे तो आपके बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा, स्वाभाविक सी बात है, उनको पैदल घूमना पड़ेगा। भले ही आज आप कार से घूम रहे हो, पर सारा डीजल आप लोग ही खर्च कर दोगे, पेट्रोल आप ही खर्च कर दोगे, तो आने वाली आपकी पीढ़ी पैदल ही चलेगी, उनको तो नहीं मिलेगा। अब ये तो टेक्नोलॉजी है कि आप सोलर एनर्जी के माध्यम से गाड़ी चला रहे हैं, बैटरी के माध्यम से चला रहे हैं, छकड़ा चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, ये तो टेक्नोलॉजी हुई, पर संसाधन तो कहीं ना कहीं आपने ख़त्म कर ही दिए ना। तो संसाधन खत्म ना हो जाएं, उसके लिए क्या बनाया जाता है, नियोजन का प्रारूप बनाया जाता है। और नियोजन के प्रारूप को ध्यान में रखते हुए एक योजना बोर्ड तैयार किया गया 1944-46 के दरमियान। इसने काम भी किया और योजना बनाने का काम शुरू किया। तो आप देख रहे हैं कि योजना आयोग का जो बीज बोया गया वो 1929 की महामंदी से हम लोगों ने प्रभावित होकर, रूस से प्रभावित होकर, और वैसी मंदी हमारे देश में दोबारा आ जाए तो हम उससे निपट सकें, उन चीज़ों को ध्यान में रख के बीज बोया गया 1929-30 के समय में। और ये कहानी 1930 से चली आई 1944-46 के बीच में योजना बोर्ड का भी गठन कर दिया गया और ये योजना बोर्ड भी योजना बनाने का काम शुरू करने लगा। परंतु देखेंगे आप कि भारत की भौगोलिक स्थिति इतनी बड़ी है कि स्वाभाविक सी बात है कि संपूर्ण देश में योजना लागू करने के लिए एक बड़े संगठन की आवश्यकता थी। योजना बोर्ड छोटा था, उसमें मेंबर कम होते थे, उसकी कार्यविधि थोड़ी सी कम थी, उसके पास अधिकार क्षेत्र कम थे, और 1947 में देश हमारा आज़ाद भी हो गया। आप जानते हैं 1944-46 के दरमियान ही आप देखेंगे बॉम्बे प्लान आया था। कुछ उद्योगपतियों ने मिल के एक बॉम्बे प्लान बनाया था। उस बॉम्बे प्लान में आप देखेंगे देश में आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उन लोगों ने बॉम्बे प्लान बनाया। भले ही उसको लागू किए अथवा नहीं किए, वो एक बात की कहानी है, वो आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे, परंतु केवल हमें ये समझना है कि देश के विकास के लिए आप देखेंगे उस समय जब योजना बोर्ड बनाया गया तो देश के विकास करने के लिए बहुत सारी योजनाएं भी तैयार किया जाने लगा। अब जब 1944-46 में योजना बोर्ड का गठन कर दिया गया, चूँकि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, और जब देश आज़ाद हो गया तो योजना बोर्ड का गठन तो ब्रिटिश इंडिया ने करके गया था। और जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो आप जानते हैं कि 1947 के अधिनियम में भारत गवर्नमेंट के पास ये अधिकार आ गया था कि जो ब्रिटिश इंडिया ने जितने भी कानून बना के गए हैं, संस्थाएं बना के गए हैं, जो भी नियम कायदे बना के गए हैं, उन सब को रद्द करने का अधिकार किसके पास था? भारत की संविधान सभा के पास था। तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो हम क्यों दूसरे के द्वारा बनाई गई चीज़ों को रखें। आप देखेंगे जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो वर्ष 1950 में 15 मार्च की बात है, डेट सहित याद रखेंगे, 15 मार्च 1950 में स्वतंत्र भारत में देश के लिए योजना बनाने का कार्य सौंपा गया एक नए आयोग को, जिसका नाम था योजना आयोग। इस आयोग का नाम पड़ा योजना आयोग। जब देश स्वतंत्र हो गया तो देश में योजनाओं को बनाने के लिए, उसकी सिफारिश करने के लिए, उसमें बजट तय करने के लिए, उसके मूल्यांकन करने के लिए, उसका आकलन करने के लिए 15 मार्च 1950 को बनाया गया योजना आयोग। क्लियर है? ये स्थापना हुई योजना आयोग की कुछ इस तरीके से। अब जब ये योजना आयोग बन गया तो इस योजना आयोग में कौन व्यक्ति कैसे कैसे होंगे, क्या क्या काम होगा, इसको भी समझ लीजिए। आप जानते हैं हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई। योजना आयोग का मुख्य रूप से कार्य ही यही था कि ये देश के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का खाका तैयार करे। हमारे देश में आप देखेंगे टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई हैं। वो 12 की 12 पंचवर्षीय योजना बनाने का काम किसने किया था? योजना आयोग ने किया था। आप जानते हैं योजना तो किसने बनाया? योजना आयोग ने, परंतु लागू किसने किया था? केंद्र सरकार ने। एक बात यहाँ से स्पष्ट हुई। दूसरी बात, योजना आयोग का दूसरा कार्य अगर देखा जाए, पहला कार्य तो हमने ये देखा कि पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का काम किसको दिया गया? योजना आयोग को दिया गया। दूसरा कार्य योजना आयोग का ये था कि जो भी ये योजना बनाएगा, जो भी प्लानिंग बनाएगा, जो भी प्लान बनाएगा, ये प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो भी प्लान बनाए जाएंगे, ये संसाधनों को ध्यान में रखते हुए ही बनाएगा।
इसका काम ही ये होता था कि हम संसाधनों का, चाहे वो मानव संसाधन हो चाहे प्राकृतिक संसाधन हो, उनका उपयोग कम से कम करते हुए हम कैसे देश को विकसित कर सकते हैं। इसका तात्पर्य केवल ये हुआ कि हमारे देश में बहुत सारे संसाधन हैं और योजना भी हमको बनाना है, तो उन योजनाओं में हम प्राकृतिक संसाधनों का कैसे उपयोग कर सकें और उनकी सुरक्षा भी कैसे कर सकें, उसमें बजट कितना होना चाहिए, उसमें रूपरेखा कैसी होना चाहिए, उसका मूल्यांकन करना, उसका आकलन करना, ये सारा कुछ काम किसको दे दिया गया? योजना आयोग को दे दिया गया। ठीक है, कहीं ना कहीं देश में जनता के हित के लिए ही बनाया गया था योजना आयोग, और योजना आयोग का मुख्य रूप से काम था कि देश में संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो मानव निर्मित हो, प्राकृतिक संसाधन हो, इन सबको ध्यान में रखते हुए, नियोजन के प्रारूप को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का खाका तैयार करने का काम दिया गया योजना आयोग को। और उसी का परिणाम आप देखते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य रूप से आप देखेंगे तो इसी ने तैयार किया है, और उसमें भी आप देखेंगे कभी कभी किसी पंचवर्षीय योजना में रोजगार की बात कही गई है, किसी में कृषि की बात, किसी में उद्योग की बात, किसी में सिंचाई के लिए, किसी में उद्योग और कृषि दोनों को ध्यान में रखा गया है। तो ये सब चीज़ें तैयार करने का काम था योजना आयोग का। ठीक है, अब यहाँ पे दो बात आती है। ये जो योजना आयोग था केवल और केवल योजना ही बनाता था और उसका मूल्यांकन करता था, उसका आकलन करता था, उसका बजट भी डिसाइड कर देता था, क्योंकि उस योजना को लागू करने के लिए कौन कौन सी मशीनरी की आपको आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन से संसाधनों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, ये सब कुछ डिसाइड करके कौन देता था? योजना आयोग देता था। और जब योजना आयोग ये सब कुछ निर्धारित करता था, परंतु अंतिम रूप से निर्णय लेने का काम कौन करता था? केंद्र सरकार करती थी। योजना बन गई, उसका खाका तैयार हो गया, हमें पता भी चल गया कि कैसे कैसे लागू करेंगे, हमें ये भी पता चल गया कि कौन कौन से संसाधनों की इसमें आवश्यकता होगी, सब कुछ पता चल गया, बजट पता चल गया, लागू करेंगे तो कितना प्रॉफिट, ना करेंगे तो कितना नुकसान, ये सब कुछ पता चल गया। परंतु अंतिम रूप से निर्णय लेने का काम कौन कर रहा है? अभी भी केंद्र सरकार कर रही है। हो सकता है कि योजना आयोग ने बहुत मेहनत करके कोई बहुत बड़ी एक योजना बनाई और केंद्र सरकार ने उस पर निर्णय नहीं लिया, उसको मना कर दिया कि नहीं कर सकते लागू हम, तो इसकी तो मेहनत बर्बाद गई, एक बात। दूसरी बात, योजनाओं को लागू करने का काम भी कौन कर रहा है? अभी भी केंद्र सरकार कर रही है। केवल ये क्या कर रहा है? योजना की सिफारिश कर रहा है, केवल योजना का परामर्श देता है, केवल योजनाओं को लेकर सलाह देता है। इसीलिए योजना आयोग को क्या कहा गया? एक सलाहकारी आयोग कहा गया, सलाहकारी आयोग कहा गया, सलाहकारी आयोग कहा गया, क्योंकि काम ही इसका सलाहकारी था। तीसरी बात, आप देखेंगे योजना आयोग के बारे में हमारे भारत के संविधान में कहीं कोई प्रावधान नहीं है, और योजना आयोग को बनाने के लिए भी हमारे यहाँ पे संविधान में या हमारी संसद में कोई कानून लेके नहीं आए। केवल मंत्रिमंडल के संकल्प मात्र से एक प्रस्ताव पास करा दिया गया कि भैया हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार कराने के लिए एक आयोग होगा जिसका नाम होगा योजना आयोग। तो ना तो ये संवैधानिक संस्था थी शुरुआत में, ना ही ये वैधानिक संस्था थी। कुल मिला के ये क्या हुआ था? प्रस्ताव मात्र से बना था, केवल प्रस्ताव से बना हुआ आयोग था ये। इस कारण से ये क्या बना? एक गैर संवैधानिक निकाय बना, गैर संवैधानिक निकाय के रूप में इसने कार्य करना शुरू किया। दो तीन बातें आपको यहाँ से स्पष्ट हो गई कि शुरुआत में जब योजना आयोग बना तब योजना आयोग भी क्या था? गैर संवैधानिक आयोग के रूप में कार्य कर रहा था। तो कहीं ना कहीं योजना आयोग के पास इतनी पावर नहीं होती थी कि वो योजना तो तैयार कर रहा है परंतु लागू नहीं कर पा रहा है, उस पर निर्णय नहीं ले पा रहा है। कहीं ना कहीं अंतिम रूप से योजना आयोग के ऊपर भी गवर्नमेंट का हस्तक्षेप चल ही रहा था, कैसे न कैसे करके गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप कर ही रही थी। ठीक है, ये बात हुई। अब देखेंगे, ये तो हो गई योजना आयोग की बात। योजना आयोग के अंदर उस समय कौन कौन व्यक्ति शामिल होते थे, ये आपको थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, ध्यान देंगे, यहाँ पे हम योजना आयोग की बात कर रहे हैं और योजना आयोग की संरचना कैसी होगी, योजना आयोग की संरचना कैसी होगी, ये आपको पता होना चाहिए। आप सब जानते हैं कि योजना आयोग जब बनाया गया तो शुरुआत में ही ये बात कह दिया गया कि इस योजना आयोग का
जो अध्यक्ष होगा वो भारत का प्रधानमंत्री ही होगा। और कैसा होगा? पदेन अध्यक्ष होगा। पदेन का तात्पर्य ये होता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति वहाँ पे प्रधानमंत्री बन गया, ऑटोमेटिकली वो योजना आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। योजना आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए कोई अलग से शपथ नहीं लेना पड़ेगा, कोई अलग से नियुक्ति नहीं करना पड़ेगा, कहीं अलग से उसका चुनाव नहीं करना पड़ेगा। जो व्यक्ति जैसे ही प्रधानमंत्री की शपथ लेगा, ऑटोमेटिकली वो योजना आयोग का क्या बन जाएगा? अध्यक्ष बन जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है पदेन अध्यक्ष। पदेन अध्यक्ष कि उस पद के लिए अलग से उसके लिए कोई शपथ नहीं है, अलग से कोई प्रावधान नहीं है। जैसे ही वहाँ प्रधानमंत्री बना, ऑटोमेटिकली वो योजना आयोग का अध्यक्ष बन गया। तो ध्यान देंगे, इस योजना आयोग में जो अध्यक्ष होता था वो कौन होता था? प्रधानमंत्री होता था। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। उस समय जब 1950 में योजना आयोग बना तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। तो इस प्रकार आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू जो हुए, जवाहरलाल नेहरू ये योजना आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। कई बार पेपर में आता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो आप देखेंगे 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। इसका पहला अध्यक्ष कौन बना? तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री थे। और वही व्यक्ति पहली बार जब योजना आयोग गठन हुआ तो ऑटोमेटिकली वो योजना आयोग का क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए। इसके अलावा इसमें एक उपाध्यक्ष होता था। उपाध्यक्ष कौन होता था? कौन व्यक्ति उपाध्यक्ष होता था? ध्यान रखें, अगर योजना आयोग की बात करें तो प्रधानमंत्री तो संपूर्ण देश में सरकार का भी मुखिया है, तो उसके पास बहुत सारे काम हैं। मुख्य रूप से योजना आयोग के अंतर्गत प्रधानमंत्री के बाद जो सबसे पावरफुल व्यक्ति अगर कोई होता था तो वो व्यक्ति होता था उपाध्यक्ष। यही व्यक्ति अंतिम रूप से यहाँ से फाइनल डिसीजन लेता था योजना आयोग के अंतर्गत। और अगर कोई योजना बन के तैयार हो गई तो मंत्रिमंडल के सामने पेश करने का काम भी कौन करता था? ये उपाध्यक्ष का काम करता था। ध्यान रखें, ये जो उपाध्यक्ष होता था ये कैबिनेट मंत्री के स्तर का व्यक्ति होता था। कैबिनेट मंत्री के स्तर का व्यक्ति होता था, परंतु कैबिनेट मंत्री भी नहीं होना चाहिए या मंत्रिमंडल का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। केवल आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो उपाध्यक्ष बनाया जाता था योजना आयोग का, ये व्यक्ति कैबिनेट मंत्री के स्तर का व्यक्ति होता था। दूसरी बात, मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता था। जब मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है तो कोई मंत्री भी नहीं हो सकता था, अलग से ही कोई व्यक्ति बनता था। अगर किसी व्यक्ति जो कि मंत्री है ऑलरेडी और उसको अगर आप उपाध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उसे उस मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा देने के बाद वो एकदम रिक्त पद हो गया, एकदम खाली व्यक्ति हो गया। अब उस व्यक्ति को आप क्या बना सकते थे? उपाध्यक्ष बना सकते थे। और उस पूरे कंप्लीट रूप से इस योजना आयोग का सबसे पावरफुल व्यक्ति अगर कोई होता था तो वो मुख्य रूप से कौन होता था? उपाध्यक्ष होता था। ठीक है, अब ये उपाध्यक्ष की अगर मैं गरिमा की बात करूं, इसकी शक्ति की बात करूं, सीमा की बात करूं, तो हमने इसकी कुछ कमियां देखी। क्या कमियां देखी? कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, कोई मंत्री नहीं होना चाहिए, कोई लाभ के पद में भी नहीं होना चाहिए था। एक प्रकार से वो व्यक्ति उपाध्यक्ष बन सकता था। इसकी नियुक्ति कौन करता था? तो अगर हम देखें तो मुख्य रूप से कैबिनेट के जो मंत्रिमंडल होता था, कैबिनेट मंत्रिमंडल जो होता था, यही कैबिनेट का मंत्रिमंडल इसकी नियुक्ति करता था। हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ही इसकी क्या करता था? नियुक्ति करता था। क्योंकि इस पूरे कैबिनेट मंत्रिमंडल का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। तो कैबिनेट मंत्रिमंडल आपस में चर्चा करके कि कौन व्यक्ति उपाध्यक्ष बनेगा ये निर्णय लेता था। और नियुक्ति करने का काम भी जो मंत्रिमंडल होता था, कैबिनेट की जो मंत्रिपरिषद होता था वो करता था नियुक्ति उपाध्यक्ष की। या हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ही क्या करता था? उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता था। जब पहली बार योजना आयोग बना तो उस समय एक व्यक्ति हुए जिसका नाम था गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा, इस व्यक्ति को पहली बार योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। तो हमने ये देखा कि संरचना में अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया। उपाध्यक्ष पहले अध्यक्ष बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले उपाध्यक्ष बने गुलजारी लाल नंदा। इसके अलावा भी आयोग में कुछ सदस्य होते थे, कुछ पदेन सदस्य भी होते थे, कुछ अंशकालिक सदस्य भी होते थे, अलग अलग सदस्य होते थे। अगर मैं पदेन सदस्य की बात करूं,
अगर मैं पदेन सदस्य की बात करूं तो पदेन सदस्य में आप देखेंगे जो योजना मंत्री होता था, जो वित्त मंत्री होता था, ये जो मंत्री होते थे इस आयोग के सदस्य भी होते थे। और कैसे सदस्य होते थे? पदेन सदस्य होते थे। जो व्यक्ति योजना आयोग का मंत्री है ऑटोमेटिकली वो जो व्यक्ति योजना मंत्रालय का अगर क्या है वहाँ पे मंत्री है तो ऑटोमेटिकली वो योजना आयोग का क्या बन जाता था? सदस्य बन जाता था। जो व्यक्ति वित्त मंत्री है वो ऑटोमेटिकली योजना आयोग का सदस्य बन जाता था। तो इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? पदेन सदस्य थे। इसमें कुछ अंशकालिक सदस्य भी थे, अंशकालिक सदस्य भी थे। ऐसे व्यक्तियों को सदस्य करते थे कुछ ऐसे व्यक्ति जो कि क्या होते थे? विशेषज्ञ होते थे, जिनको योजनाओं के बारे में थोड़ा सा जानकारी हो। जैसे कृषि से संबंधित कोई योजना बन रही है तो उससे विशेष व्यक्ति, उसकी जानकारी रखने वाले कुछ ऐसे सदस्यों की भी नियुक्ति होती थी। और इनकी नियुक्ति कौन करता था? प्रधानमंत्री ही करता था। प्रधानमंत्री सोचता था कि अगर कोई व्यक्ति इस कृषि के संबंध में या फिर किसी जो योजना तैयार की जा रही है, जैसे शिक्षा को लेकर तैयार की जा रही है, तो कोई विशेष व्यक्ति जिसको शिक्षा के संबंध में बहुत विशेष ज़्यादा नॉलेज हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कृषि के संबंध में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, ऐसे विशेषज्ञ व्यक्तियों की एक पैनल बनाई जाती थी अंशकालिक सदस्यों की। उन सदस्यों को भी नियुक्त कौन करता था? प्रधानमंत्री करता था। और ऐसे व्यक्तियों को भी हम क्या करते थे? योजना आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त कर लेते थे। तो आमतौर पे आप मुख्य रूप से इतनी बातों को अगर आप ध्यान रख रहे हैं, किसी पेपर में आपसे संरचना नहीं पूछा जाएगा, परंतु अगर आप नीति आयोग के बारे में जब समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसकी संरचना और उसकी संरचना में कितना कितना फर्क है। ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। आप इस बारे में समझ गए हैं कि योजना आयोग में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, कुछ पदेन सदस्य होंगे और कुछ अंशकालिक सदस्य होंगे। इनकी संख्या निर्धारित नहीं थी सदस्यों की, जब जरूरत पड़ी उतनी जरूरत उन्होंने ले लिए, 1 ले लिए, 2 ले लिए, 4 ले लिए, कोई गारंटी नहीं। परंतु सदस्य के रूप में अगर आप देखें तो मैक्सिमम ये 3 लोगों को शामिल करते थे, योजना मंत्री को, वित्त मंत्री को और कभी कभार ये लोग रक्षा मंत्री को भी शामिल करते थे। तो ये डिपेंड करता था कि योजनाओं में किन चीज़ों को शामिल किया जा रहा है, उस हिसाब से ये लोग शामिल कर लेते थे। तो ये थी योजना आयोग की क्या संरचना। पहला अध्यक्ष कौन बना इसमें? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहला उपाध्यक्ष बना गुलजारी लाल नंदा। इसके अलावा इस पूरे योजना आयोग का एक मुख्य सचिव होता था, कुल मिला के एक सचिव होता था। और ये जो सचिव होता था ये एक IAS रैंक का व्यक्ति होता था। ये सचिव मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो पूरे योजना आयोग का मैनेजमेंट करता था। योजना आयोग के अधिकारियों की नियुक्ति, उसके कर्मचारियों की नियुक्ति, योजना आयोग में सिफारिश करना, योजना में सिफारिश करना, उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, ये सारा काम एक सचिव का होता है। तो जो सचिव होगा वो एक IAS रैंक का अधिकारी होता था और ये सचिव भी इस आयोग के अंतर्गत शामिल होता था। ध्यान रखेंगे ये जो विशेषज्ञ व्यक्ति होते थे इनका राज्य मंत्री के स्तर का दर्जा होता था। राज्य मंत्री के लेवल का इनको पेंशन मिलता था, वेतन मिलता था, सुविधाएं मिलती थी। तो इनका दर्जा कैसा होता था? राज्य मंत्री का स्तर का लेवल का इनका दर्जा होता था। तो ये है आपका पूरा योजना आयोग की संरचना। अब यहाँ पे 2 बातें आपको ध्यान में रखना है। कहानी केवल इतनी सी फंसी कि सब कुछ अच्छा खासा काम कर रहा था। 1951 से आप देखेंगे योजनाएं बनना शुरू हुई, पंचवर्षीय योजनाएं। 3 योजनाएं लगातार चली। लगातार चलने के बाद आप देखेंगे 1966 से लेकर 1969 के बीच में, 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, इस समय आप देखेंगे कि देश में युद्ध की कंडीशन बन गई थी। पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया था, चाइना के साथ ये सारी सिचुएशन बन रही थी। उस समय पंचवर्षीय योजना नहीं बना पाया हमारा योजना आयोग। तो चूंकि देश को डेवलप करना था तो हम योजना तो रोक नहीं सकते थे, तो 5 साल की योजना ना बना के 1-1 साल के लिए इन्होंने रूलिंग प्लान लेके आए, जिनको हम हिंदी में अनवरत प्लान भी बोलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे फिर 69 के बाद से फिर योजनाएं बनना शुरू हुई। फिर आपकी 4थी पंचवर्षीय योजना आई, 5वीं आई, फिर 6वीं आई। आप देखेंगे 91, 92, 92, 93 की सिचुएशन में, 90 से लेके 91 और 91 से लेके 92, इस दौरान भी आप देखेंगे एक बार फिर ऐसी सिचुएशन आ गई, अकाल मंदी की सिचुएशन आ गई। और 1991-92 के दौरान ही जब प्रधानमंत्री, जब आपके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, उस समय उन्होंने उदारीकरण, निजीकरण का एक कॉन्सेप्ट लेके आए। ये कॉन्सेप्ट इकोनॉमी में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
उदारीकरण का, जैसे एक निजीकरण का आ गया, तो ये सारे वैश्वीकरण का एक उन्होंने लेके आए कि ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, देश में उदारीकरण होना चाहिए, देश में निजीकरण होना चाहिए। ये कुछ नए नए कॉन्सेप्ट उस समय हमारे देश में इंट्रोड्यूस किए गए। उस समय भी देश में जब ऐसी सिचुएशन बनी, उस समय भी एक एक साल के वार्षिक योजनाएं लेके आए। उसके बाद फिर पंचवर्षीय योजनाएं चलते रहीं, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं। 2017 तक हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना चली अंतिम रूप से। उसके बाद अभी हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बन रही हैं। अब कहानी केवल ये हुई कि 2014 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ और बीजेपी की गवर्नमेंट केंद्र में आ गई, तो नरेंद्र मोदी ने पहली बार में ही जब देश में अपना संबोधन कर रहे थे 15 अगस्त के दिन में, तो 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान कर दिया कि हमारे देश में योजनाओं को तैयार करने के लिए जो आयोग बनाया गया है, योजना आयोग, इस आयोग को हम अब क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। और समाप्त करने के बाद एक कोई नया आयोग बनाएंगे, जिस आयोग का नाम होगा नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस नाम से एक संस्था बनेगी, एक आयोग बनेगा, जिसका काम, जो काम योजना आयोग कर रहा है उससे थोड़ा अधिक होगा, उससे थोड़ा व्यापक रूप से होगा, थोड़ा विस्तारित रूप से होगा, और नीति आयोग को योजना आयोग की बजाय थोड़ी ज़्यादा पावरफुल बनाया भी जाएगा। ये घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में कर दिया और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बन के भी तैयार हो गया। अब सवाल केवल ये उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी को इसमें ऐसी कौन सी कमी दिख गई कि उन्होंने सीधे योजना आयोग को सिरे से ख़त्म कर दिया। क्या ये कारण हो सकता था कि कांग्रेस ने बनाया था, तो चूँकि ये बीजेपी की थे और वो कांग्रेस ने बनाया था योजना आयोग, तो उसको प्रधानमंत्री जी को कांग्रेस के द्वारा बनाई गई योजनाएं पसंद नहीं आई, उनको आयोग ही पसंद नहीं आया। क्या ये कारण था, या फिर योजना आयोग में ही कोई कमी थी? इन कमियों को दूर करने के लिए हो सकता है कि प्रधानमंत्री को लगा कि योजना आयोग में वो बात नहीं है जो कोई नए आयोग में हो सकती है। तो कौन सी ऐसे कारण थे, उनको भी थोड़ा सा समझना आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम योजना आयोग के थोड़े से कार्य में, एक बार फोकस करेंगे। हमने योजना आयोग के कार्यों को समझा था, तो हमने क्या देखा था कि योजना आयोग मुख्य रूप से पंचवर्षीय योजना या योजना बनाने का काम करता था। देश में संसाधनों का मूल्यांकन करके, योजनाओं का मूल्यांकन करके, नियोजन के प्रारूप का मूल्यांकन करके उस आधार पे योजना बनाता था और सरकार को केवल सिफारिश करता था। क्या लागू करता था? क्या उसको कार्यान्वित कर देता था? क्या उसमें फाइनल निर्णय लेता था? क्या नहीं ले पाता था। दूसरी बात, योजना आयोग के जो 7 उसके जो मुख्य रूप से कार्य बताए गए थे कि योजना आयोग ये काम करेगा, उन कामों को करने में कहीं ना कहीं इसके जो मैंडेट डिसाइड किए गए थे, इसके जो कार्य निर्धारित किए गए थे, उन कार्यों को करने में ये कहीं ना कहीं असफल सिद्ध हो रहा था। दूसरी बात, आप देखेंगे कि कोई पुरानी बिल्डिंग होती है, मोदी जी ने सीधे स्पष्ट रूप से कहा था कि कोई पुरानी बिल्डिंग होती है तो हम उसमें कितनी ही मरम्मत करा लें, परंतु वो बिल्डिंग जर्जर ही रहेगी। बजाय अच्छी बात यह है कि उस पुरानी बिल्डिंग की मरम्मत ना करा के आप कोशिश करें कि एक नई बिल्डिंग तैयार कर लें। तो यही काम किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में। 13 अगस्त के दिन ही ये डिसाइड कर लिया था कि हमको योजना आयोग को ख़त्म करना है। 15 अगस्त को ऐलान भी कर दिया 2014 में लाल किले से, और कह दिया कि जो 65-64 साल पुरानी जो संस्था है आपकी योजना आयोग, इसको हम ख़त्म करेंगे, मतलब पुरानी बिल्डिंग को ख़त्म करेंगे और इसके स्थान पे एक मजबूत बड़े लेवल की क्या बनाएंगे, हम एक आयोग बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, जिसका नाम होगा नीति आयोग। और 1 जनवरी 2015 से बन गया आपका नीति आयोग। इसका मुख्य कारण अगर आप देखें तो मुख्य रूप से आप देखेंगे तो इस योजना आयोग के अंतर्गत आप देखेंगे राज्यों का प्रतिनिधि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कम हो रहा है। क्या इसकी संरचना में कहीं पे भी आपने देखा कि राज्य के कोई मंत्री या राज्य का कोई प्रतिनिधि करने वाला व्यक्ति शामिल है? योजना आयोग कहीं ना कहीं केंद्र स्तर की संस्था थी और इस योजना आयोग का कहीं ना कहीं राज्य भी क्या करने लगे थे, विरोध करने लगे थे, क्योंकि योजना आयोग केंद्र में बैठ के, केंद्र के लोग वहाँ पे बैठ के योजना बना रहे हैं, पर इन केंद्र के लोगों को क्या पता कि राज्यों की स्थिति क्या है, और जो योजना ये लोग बना के दे रहे हैं क्या पता कि उस राज्य के लिए वो सही है या गलत है।
तो कहीं ना कहीं इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व भी क्या था, कम था। तो एक प्रकार से आप देखेंगे तो सहकारी संघवाद की भावना को यहाँ पे क्या हो गया, कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत शामिल नहीं थी। सहकारी संघवाद की भावना जो थी इस योजना आयोग के अंतर्गत शामिल नहीं थी। सहकारी संघवाद का तात्पर्य ये हो गया कि राज्य प्लस केंद्र आपस में मिलकर काम करते हैं, उसे कहा जाता है सहकारी संघवाद। अब योजना आयोग को अगर आप देख रहे हैं तो मुख्य रूप से ये तो केंद्र के प्रतिनिधि की संस्था हो गई, मुख्य रूप से इसमें केंद्र का ही पूरा वर्चस्व है। तो राज्यों का क्या, राज्यों के लिए क्या, राज्यों का तो कहीं से कहीं तक कोई काम ही समझ में नहीं आ रहा है इसमें। तो जो योजना एसी के रूम में बैठ के ये अधिकारी लोग जो बना रहे थे, क्या उन योजनाओं को लागू अगर राज्यों में किया जाता था तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो खड़ी हो ही रही होंगी। तो योजना आयोग की संरचना में भी सवाल उठाया गया कि इस योजना आयोग में राज्यों का प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं से कम है, सहकारी संघवाद की भावना को यहाँ पे कहीं ना कहीं कम लागू हो रही है, देश में राज्यों में कहीं ना कहीं गतिरोध पैदा हो रहा है योजना आयोग को लेके। इस कारण से भी मोदी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि कहीं ना कहीं ये बिल्डिंग ही खराब है, कहीं ना कहीं ये योजना आयोग ही खराब है, इससे बेहतर होगा कि हम कोई नया आयोग बनाएं जिसमें राज्यों को भी उतना ही प्रतिनिधित्व दिया जाए जितना केंद्र को दिया जाता है। उसकी संरचना में जितने केंद्र के व्यक्ति होंगे उतने राज्य के भी व्यक्ति होंगे, और जो भी योजनाएं तैयार कराई जाएंगी उन योजना को तैयार करने में केंद्र का भी हस्तक्षेप कहीं ना कहीं होना चाहिए। हस्तक्षेप नहीं कह सकते हम इसको, ये कह सकते हैं कि केंद्र का भी सहयोग होना चाहिए। तो जब केंद्र और राज्य दोनों आपस में मिलकर काम करने लगते हैं तो सहकारी संघवाद की भावना यहाँ पे उत्पन्न होती है, और जो नीति आयोग बनाया गया वो मुख्य रूप से सहकारी संघवाद की भावना को लागू करने के लिए ही बनाया गया। क्या स्पष्ट हो रहा है योजना आयोग को क्यों खत्म किया गया? तो ये मुख्य वजहें थी योजना आयोग को खत्म करने की, और इस योजना आयोग को जब खत्म किया गया तो एक नई संस्था बनाई गई नीति आयोग के नाम से, और उस नीति आयोग के बारे में ही आपको पूर्ण रूप से पढ़ना है। तो नीति आयोग कहाँ से शुरुआत हुआ, उसका बीज कहाँ से रोपण किया गया, तो आप देखेंगे ये कुल मिला के योजना आयोग से शुरुआत हुआ, और इसी योजना आयोग के कारण ही आज वर्तमान में जो नीति आयोग है वो कहीं ना कहीं योजना आयोग था एक समय, और उसी योजना आयोग को बदल बुदल के तोड़ फोड़ के उसको मरोड़ के एक नई बिल्डिंग बनाई गई, और उस नई बिल्डिंग का नाम हो गया नीति आयोग। शुरुआती तौर में आप देखेंगे तो मुख्य रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष के रूप में आप देखेंगे गुलजारी लाल नंदा। 2014 में जब नीति आयोग बनाया गया तो उसके पहले कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इसका जो अंतिम अध्यक्ष था, योजना आयोग का जो अंतिम अध्यक्ष था, तो उस समय ही मोदी बन चुके थे, गवर्नमेंट मोदी बन चुके थे, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके थे। तो नरेंद्र मोदी जैसे ही वहाँ पे प्रधानमंत्री की शपथ लिए तो ऑलरेडी वो योजना आयोग के अध्यक्ष बन चुके थे। तो अंतिम अध्यक्ष के रूप में भी देखेंगे आप तो नरेंद्र मोदी ही यहाँ पे क्या थे, आपके इसके अंतिम अध्यक्ष हुए, और अंतिम रूप से जो इसके उपाध्यक्ष थे, अंतिम उपाध्यक्ष थे उस समय के विश्व प्रख्यात जो अर्थशास्त्री व्यक्ति थे, उनका नाम था मोंटेक सिंह आलूवालिया। मोंटेक सिंह आलूवालिया, ये जो व्यक्ति थे मोंटेक सिंह आलूवालिया, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया है। जब 2014 में नया नीति आयोग बना तो फिर व्यक्ति ही बदल गए। तो अंतिम रूप से अगर देखेंगे तो अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी ही रहे हैं। कहीं कोई व्यक्ति इसमें अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी लगाना चाहे तो लगा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु ध्यान ये दे देना कि उसमें नरेंद्र मोदी ऑप्शन में ना हो। अगर नरेंद्र मोदी ऑप्शन में है तो देखेंगे आप नरेंद्र मोदी ने मई में ही शपथ ले लिया था, मई में ही शपथ ले लिए थे, और योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया है अगस्त में। तो कहीं ना कहीं मोदी जी ऑलरेडी योजना आयोग के अध्यक्ष बन चुके थे। पर अगर नरेंद्र मोदी ऑप्शन में ना हो तो आप मनमोहन सिंह को भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मोदी जी के पहले मनमोहन सिंह ही इसके अध्यक्ष थे, और अंतिम उपाध्यक्ष देखेंगे तो मोंटेक सिंह आलूवालिया थे। फिर हम शुरुआत करेंगे अब यहाँ से 1 जनवरी 2015 को जब नीति आयोग बनाया गया। तो क्या है नीति आयोग, कैसा होगा नीति आयोग,
उसमें कौन व्यक्ति होंगे, कितने व्यक्ति होंगे, क्या उनकी कार्य होंगे, ये सारी चीज़ों को हम एकदम विस्तार रूप से समझेंगे।